हेलो प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे से स्टडी प्लेटफॉर्म परफॉर्मेंस जंक्शन पे। और मैं हूं आपका जंक्शन सर। स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल परफॉर्मेंस जंक्शन पे। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत ही हेल्दी होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत ही ज़बरदस्त होंगे और अपने बोर्ड एग्ज़ाम 2025 का तैयारी उतने ही ज़बरदस्त तरीके से साथियों आप लोग कर रहे होंगे। आशा उम्मीद के साथ मैं आज का लेक्चर लेके आ चुका हूं आपके लिए। क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस और चैप्टर नंबर फर्स्ट होने वाला ये आपका लेक्चर होगा, जिसमें हम लोग देखेंगे क्या देखेंगे आपके इस चैप्टर में। तो हम लोग जो कि आपका चैप्टर का नाम क्या है, तो राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां हैं। क्या है? तो राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां आपके चैप्टर का नाम है। और आपके इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे आज क्या देखेंगे, तो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आंसर को कवर करने वाले हैं फुल चैप्टर एक्सप्लेनेशन के साथ। साथियों आज हम लोग इस चैप्टर को देखेंगे एक करके हम लोग क्या देखेंगे, तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर को साथियों करने वाले हैं आज के इस प्यारे से जबरदस्त सेशन में। साथियों तो आज के इस प्यारे से सेशन को शुरुआत करने से पहले साथियों, अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, साथ ही साथ आप सभी को बेल आइकन भी दबा देना है। और आप सभी को एक काम और भी करना है साथियों, कि आप सभी को वीडियो को पूरा वॉच करना है, देखना है, जिससे क्या होगा आप सभी का पूरा यहाँ पे आप सभी का प्रश्न सॉल्व हो पाएगा साथियों। तो आइए बिना देर करते हुए साथियों हम लोग आज के इस प्यारे से लेक्चर को शुरू कर लेते हैं, जो कि अपना लेक्चर है क्या है, तो आपका बहुत ही ज़बरदस्त ये प्रश्न होने वाला है, आज का ये लेक्चर होने वाला है। तो पहला आपका प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? ये प्रश्न आपका 2017 और 2020 में पूछा गया साथियों। तो आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक ए.ओ. हयूम थे, इलेक्ट्रोवियन हयूम थे साथियों। हयूम इन्होंने कब किया था स्थापना? तो 1885 ईस्वी में। कब? 1885 ईस्वी में साथियों। उस समय भारत क्या था? तो अंग्रेजों का गुलाम था। ये बात आपको पता होगा साथियों। तो बहुत अच्छे ढंग से हम लोग एक एक प्रश्न को करने वाले हैं साथियों। तो आप सभी को वीडियो के अंत तक बहुत अच्छे से बने रहना है और सीखते रहना है। इंग्लैंड का वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? 2012, 2019, 2021 में पूछा गया है। तो ना ही ये है, ना ही ये है, ना ही ये है, मतलब इनमें से कोई नहीं। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और वास्तविक आंसर जो है आपका कौन है? तो ऋषि सुनक है। कौन है? ऋषि सुनक है। कौन है? ऋषि सुनक जी है, इंग्लैंड के वर्तमान प्रधानमंत्री। ओके साथियों, उम्मीद करता हूं कि यहां तक आप सभी को बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र किस देश में है? ये 2019 में पूछा गया। तो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र क्या है? तो आपका स्विट्जरलैंड में है। जैसे हम लोग अप्रत्यक्ष, हम लोग जो राजनीति में भाग लेते हैं साथियों, अप्रत्यक्ष मतलब हम अपने मत के आधार पर अपने नेता को चुनते हैं और वे जा करके काम आगे करते हैं ना। क्या है? तो ये आपका अप्रत्यक्ष है भारत में। और यहाँ पर स्विट्जरलैंड में क्या? प्रत्यक्ष राजतंत्र, प्रजातंत्र, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र है। ओके, उम्मीद करता हूं कि आप सभी को याद हो गया होगा। आगे चलता हूं, देखता हूं कि अंग्रेजों की फूट डालो और शासन करो की नीति निम्न में से किसका बढ़ावा दिया? किसको बढ़ावा दिया, ये आपसे पूछा गया साथियों। तो मुस्लिम और हिंदू के बीच संघर्ष को बढ़ावा दिया, लड़ाई को बढ़ावा दिया, जोरदार क्या किया था? तो दोनों को सिखाया पढ़ाया था कि हो तोरा मारे छो, मारे बतियाबे रह, कह रहो कि फलानमा के मारे छे ओकरा मुस्लिम फिर मुस्लिम के यहाँ पर जा क्या कहता था कि आपको बोल रहा था कि हिंदू व्यक्ति को सभी को मारना है और भारत खाली करवाना है। इस तरह से दोनों को एक दूसरे से भड़का दिया जाता था। ये काम था किसका? अंग्रेजों का, जिसको हम लोग कहते हैं फूट डालो और शासन करो की नीति किसने अपनाया था? तो अंग्रेजों ने। किसके लिए? तो हिंदू मुस्लिम एकता को बिगाड़ने के लिए। ओके साथियों, अगला आपका प्रश्न है, महात्मा गांधी प्राण त्याग के समय निम्न में से किन शब्दों का संबोधन
किए थे। तो कौन सा शब्द अपने अंतिम क्षण में बोले थे महात्मा गांधी जी? तो बोले थे हे राम। क्या बोले थे? हे राम बोले थे। ओके साथियों, उम्मीद करता हूं कि ये पहला प्रश्न, ये जो आपका कथन था पहला, ये याद हो गया होगा। हैदराबाद का भारतीय संघ में विलय किस प्रकार से हुआ था? स्वेच्छा से, मतलब हैदराबाद के मर्जी से हुआ था, या फिर किसके द्वारा? तो बलपूर्वक से हुआ था, या फिर अंग्रेजों द्वारा हुआ था? तो साथियों आपका हुआ था बलपूर्वक। बलपूर्वक कहने का अर्थ है कि यहाँ पर अर्धसैनिक के इस्तेमाल से हैदराबाद को मिलाया गया था। समझ में आया साथियों? तो बलपूर्वक से किसको मिलाया गया? किस रियासत को? तो हैदराबाद को मिलाया गया। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को यहां तक समझ में आ गया होगा। भारत में सुदूर पूर्व क्षेत्र के पुनर्गठन किस संशोधन अधिनियम के द्वारा किया गया था? किस संशोधन अधिनियम के द्वारा साथियों? तो आपका है 27वां संविधान संशोधन, जो कि आपका 1972 में हुआ था। कब हुआ था साथियों? 27वां संविधान संशोधन 1972 में। ओके, उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न भी आप सभी को याद हो गया होगा। द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किस दल या संगठन के द्वारा किया गया था? तो मुस्लिम लीग द्वारा। मुस्लिम लीग में भी किसके द्वारा? तो मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा। किसके द्वारा? मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा ये मांग किया गया था, द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था, जो मुस्लिम लीग का व्यक्ति था। ओके साथियों, अगला है निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय संघीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है? तो भारतीय राष्ट्रीय संघीय व्यवस्था की विशेषता जो नहीं है, यहाँ पर संविधान को सबसे ऊंचा माना गया है ना। स्वतंत्र और न्यायिक राज्य व्यवस्था, मतलब न्यायिक व्यवस्था को लाया गया। शक्तियों का विभाजन किया गया कि केंद्र में भी शक्ति है, राज्य में भी शक्ति है, इस प्रकार से। लेकिन यहाँ पर दोहरी नागरिकता नहीं दी गई है। क्या नहीं दिया गया? तो दोहरी नागरिकता किसी भी भारतीय नागरिकों को नहीं दिया गया है। ये हमारी संविधान की विशेषता नहीं है। आगे देखिए, भारतीय संघीय व्यवस्था में किसे अधिक शक्ति प्राप्त है? तो आपका केंद्र को, मोदी जी को अधिक शक्ति प्राप्त है, जबकि नीतीश कुमार जी को कम शक्ति प्राप्त है। किसके अपेक्षा में? मोदी जी की अपेक्षा में। मतलब कि केंद्र सरकार को अधिक और राज्य सरकार को कम शक्ति प्रदान किया गया। ये भारतीय संविधान और संघीय व्यवस्था की ये विशेषता बताती है। उम्मीद करता हूं कि यहाँ तक आप सभी को अच्छे ढंग से समझ में आ रहा होगा। किस राज्य को हाल ही में विभक्त कर, यानी कि बांट कर भारत के 29वें राज्य के रूप में तेलंगाना राज्य की स्थापना की गई है साथियों? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा किसको? तो आपका आंध्र प्रदेश को बांटा गया है, जो कि नया राज्य तेलंगाना बना है। कौन बना है साथियों? तेलंगाना बना है आपका नया राज्य। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा साथियों, क्योंकि इस तरह का हेल्पफुल कंटेंट आपको यहाँ पर प्रोवाइड फ्री ऑफ कॉस्ट करवाया जाएगा। केंद्र राज्य संबंधों में प्रमुख अड़चनें क्या रही है, रुकावटें क्या रही है, बाधाएं क्या रही है केंद्र और राज्य के बीच? ये जो आपका रहा है, राज्यपाल की भूमिका भी रुकावट रहा है, अनुच्छेद 356 भी रुकावट रहा है, साथ ही साथ राज्यों और राज्य जो है केंद्र पर निर्भर रहती है, ये भी रुकावट रहा है साथियों। तो इनमें से सभी आपका ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर साथियों। आपका ऑप्शन नंबर डी बहुत ही अच्छे से आपका आंसर हो जाएगा। अगला है सौराष्ट्र भारत के किस राज्य में है, किस राज्य का अंग है साथियों? तो आपका सौराष्ट्र जो है साथियों वो है आपका गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में। और ये पूछा जाएगा आपको अंकलेश्वर क्षेत्र कहाँ है? तो अंकलेश्वर क्षेत्र भी आपका गुजरात में है। ये दोनों प्रश्न आपका पॉलिटिकल के साथ साथ ज्योग्राफी के लिए भी आपका साथियों इम्पोर्टेंट हो जाता है। इस तरह से आप याद करते चलेंगे तो आशा और उम्मीद करूंगा कि आप सभी बोर्ड एग्जाम 2025 में बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। अगला है संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र और राज्य के बीच विधायी संबंधों का क्या किया गया है, उल्लेख किया गया है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 245 से 255 के बीच भारतीय संविधान में राज्य और केंद्र के बीच विधायी यानी कि कानूनी संबंधों का अध्ययन बताया गया है, अनुच्छेद 245 से 55 के बीच साथियों। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा। अगर आपको किसी भी प्रश्न का आंसर पता है तो नंबर दे देना
है 15 नंबर का आंसर ए बी। इस तरह से आपको कमेंट करते चलना साथियों, जिससे आपका रिवीजन हो जाएगा। बजट का संबंध किस पक्ष में है? बजट का मतलब होता है पैसा रुपया, इसका संबंध किससे है साथियों? तो आय का मतलब होता है कमा लेना, अर्जन करना, व्यय का मतलब होता है खर्च कर देना। तो किससे है साथियों? तो ये दोनों से है। किससे है? आय एवं व्यय दोनों से है। कमाएंगे भी, पैसा को हम लोग कमाते भी हैं, उसके बाद हम लोग खर्च भी कर देते हैं। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आप सभी को आ गया होगा समझ में। आगे बढ़ते हैं। भारत में वित्त आयोग का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है, कितना समय का होता है साथियों? तो आपका वित्त आपका क्या होता है? आपका 5 वर्ष का होता है, और राज्यसभा का 6 वर्ष का। राज्यसभा का साथियों 6 वर्ष और वित्त आयोग का साथियों 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। आगे देखा जाए साथियों, अगला है नवोदित राष्ट्र का सबसे पहला कार्य क्या होता है? नया नया जो राष्ट्र बनता है साथियों, उसका सबसे पहला काम होता है राष्ट्र का निर्माण करना। कोई भी देश अगर नया नया बन रहा है तो उसको पहले एक संगठित देश के रूप में कैसे निर्माण किया जाए, ये पहला कार्य हो जाता है साथियों। तो क्या कार्य है? राष्ट्र का निर्माण करना, ये सबसे पहला कार्य होगा। उसके बाद हम लोग वहाँ की जनता की भलाई के बारे में सोचेंगे, फिर दुश्मनों से युद्ध करेंगे और उसको भी हरा करके एक शक्तिशाली देश के रूप में आगे उभर के आएंगे। तो सबसे पहला राष्ट्र रहेगा, तभी है ना साथियों, सबसे पहले राष्ट्र बनाना पड़ेगा। ओके, इसके बाद हम लोग आगे उन्नत के बारे में सोचेंगे। अगला आपका निकल के आता है प्रश्न नंबर 18। पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में शपथ पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री के रूप में शपथ किसने दिलवाया था, या फिर किस स्थान पर दिलाया गया था? तो लाल किले पर भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को शपथ दिलाया गया था। क्या किया गया था? शपथ दिलाया गया था, जो कि आपका सही उत्तर निकल के आता है। क्या किया गया था? शपथ दिलाया गया था। क्या किया गया था? शपथ दिलाया गया था। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ जाते हैं और देखते हैं अपने प्रश्न संख्या 19 को। प्रश्न संख्या अपना 19 कहता है, क्या कहता है अपना? विविधता में एकता का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस देश का प्रमुख सिद्धांत रहा है? तो ये सिद्धांत रहा है भारत का। और भारत के किस व्यक्ति के द्वारा विविधता में एकता का सिद्धांत दिया गया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये सिद्धांत दिया गया था। विविधता में एकता का अर्थ है साथियों कि यहाँ अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं। हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, पारसी भी है, क्रिश्चियन भी है, बौद्ध भी है ना। सभी धर्म के लोग रहते हैं। लेकिन अगर देश की बात आती है, अगर अब हमारे भारत पर बात आती है, तो सभी लोग एकजुटता के साथ किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए तत्पर होते हैं। ये है भारत में विविधता में एकता का विशेषता। ओके साथियों, अगला है भारत में लोकतंत्र की बहाली के बाद भारतीय नागरिकों को अधिकार प्राप्त हुआ। कौन सा अधिकार प्राप्त हुआ साथियों? तो आपका सभी अधिकार प्राप्त हुआ। लोकतंत्र जब भारत में आया तो हम सभी को मौलिक अधिकार मिला, है ना, मतदान करने का अधिकार मिला, साथ ही साथ हम लोगों को जनप्रतिनिधित्व चुनने और बनने का भी अधिकार मिला। मतलब कि उपयुक्त, मतलब ऊपर जितना भी बताया गया ये 3 सभी अपने देश में लोकतंत्र के बहाल होने के बाद, लोकतंत्र स्थापित होने के बाद हम सभी को ये सारी की सारी सुविधाएं प्रोवाइड की गई, जो कि आपका और हमारे संविधान का विशेषता बताता है। और ये बहुत ही अच्छे देश की विशेषता के रूप में उभर के सामने आती है साथियों। अगला है भारत सरकार विविध कल्याणकारी योजनाओं को लागू किसके माध्यम से करता है? तो किसके माध्यम से विभिन्न प्रकार के कल्याणकारी जो है आपका काम करती है भारतीय सरकार? तो ये करती है राज्य के नीति निर्देशक का सिद्धांत के माध्यम से। मतलब राज्य को क्या करना है, कब करना है, ये जो आपका लिया गया है आयरलैंड के सिद्धांत से, आयरलैंड के संविधान से, उसके अनुसार भारत में इस प्रकार का कार्य होता रहता है साथियों। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ रहा होगा।
तो लाइक सब्सक्राइब जरूर से कर देना है साथियों। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे माउंटबेटन योजना का संबंध निम्नलिखित में से किससे था साथियों। तो भारत के विभाजन से माउंटबेटन योजना का संबंध था और यही जब आया साथियों तो भारत और पाकिस्तान का बंटवारा कर दिया। भारत और पाकिस्तान को एक अलग अलग राष्ट्र के रूप में संबोधित कर दिया। कौन? तो लॉर्ड माउंटबेटन, और ये अंग्रेज था। और हम कहते हैं कि भारत में महात्मा गांधी पाकिस्तान बना दिए, तो कोई कहता है मोहम्मद अली जिन्ना बना दिया, जबकि ये गलत है साथियों। बनाया किसने था? तो लॉर्ड माउंटबेटन ने बनाया था। किसने बनाया था साथियों? तो आपका लॉर्ड माउंटबेटन ने बनाया था। अगला प्रश्न है भारत विभाजन के लिए 1947 में बनी विभाजन समिति के अध्यक्ष निम्नलिखित में से किसको बनाया गया था? तो विभाजन समिति के अध्यक्ष वायसराय को बनाया गया था साथियों। और वायसराय उस समय कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन था साथियों। कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। और लॉर्ड माउंटबेटन 1948 तक भारत में किस पद पर रहा था? तो वायसराय के पद पर रहा था। इसलिए अगर आपसे एग्जाम में आए कि भारत का पहला क्या था, तो वायसराय कौन था? तो आपका ये नहीं, आपसे अगर पूछा जाए कि स्वतंत्र भारत का प्रथम वायसराय, तो लॉर्ड माउंटबेटन। कौन हो जाएगा? लॉर्ड माउंटबेटन। लेकिन अगर पूछा जाए आपसे स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, तो सी राजगोपालाचारी। कौन? सी राजगोपालाचारी आपका सही उत्तर हो जाएगा साथियों। साथ ही साथ अगर आपसे पूछा जाए कि स्वतंत्र भारत का अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था, तब भी हो जाएंगे सी राजगोपालाचारी, क्योंकि सी राजगोपालाचारी के बाद भारत में राष्ट्रपति का पद ला दिया गया था। किसका पद साथियों? राष्ट्रपति का पद लाया गया। और भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी थे। कौन थे? राजेंद्र प्रसाद जी थे। अगला है माउंटबेटन योजना कब आया था? तो लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा 3 जून 1947 ईस्वी को भारत और पाकिस्तान के बंटवारा के लिए लॉर्ड माउंटबेटन योजना या फिर माउंटबेटन प्लान लाया गया था। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। द्विराष्ट्र सिद्धांत के आधार पर कौन सा देश बना? तो द्विराष्ट्र सिद्धांत के आधार पर पाकिस्तान का निर्माण हुआ। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि द्विराष्ट्र सिद्धांत में के अनुसार किस देश का विभाजन हुआ, तो भारत का विभाजन हो गया। भारत से विभाजन करके पाकिस्तान का निर्माण हो गया था। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। पाकिस्तान निर्माण की मांग सर्वप्रथम कब की गई थी? तो 1940 ईस्वी में। कब किया गया था? 1940 ईस्वी में। ठीक है। और प्रबल द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन मोहम्मद अली जिन्ना था, जिसके आग्रह पर पाकिस्तान बना था। ओके साथियों, आगे और अगला आपका प्रश्न है मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में पाकिस्तान नामक देश का निर्माण हो गया? तो आपका 1940 के लाहौर अधिवेशन। किसमें साथियों? 1940 के लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान का निर्माण हो गया। ओके साथियों, प्रबल मांग किया गया। अगला है राज्य पुनर्गठन आयोग का स्थापना कब हुआ था? तो आपका 29 दिसंबर 1953। 29 दिसंबर कब? 29 दिसंबर 1953 में। 29 दिसंबर 1953 में। और इसका आपका रिपोर्ट जो आया था 1956 में आया था। कब आया था साथियों? 1956 में रिपोर्ट आया था। साथ ही साथ अगर हम अपने अगले प्रश्न को देखें तो अपना अगला और प्रश्न और 29वां प्रश्न निकल के आता है राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो फजल अली थे। कौन थे? न्यायमूर्ति फजल अली या फिर न्यायमूर्ति सैयद फजल अली। सब एक ही व्यक्ति का नाम है। न्यायमूर्ति फजल अली बोला जाए या फिर फजल अली बोला जाए या फिर सैयद फजल अली बोला जाए, सब एक ही व्यक्ति का नाम है साथियों। आप सभी को धोखा नहीं खाना है, बिल्कुल भी नहीं खाना है साथियों। इस तरह से अपना अगला प्रश्न निकल के आता है। क्या अपना प्रश्न साथियों? भारतीय
भारतीय संसद से राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित हुआ 1956 में। कब हुआ? 1956 में रिपोर्ट दिया गया राज्य पुनर्गठन आयोग के द्वारा। इसके आधार पर ही सांसदों के द्वारा पुनर्गठन आयोग को पारित किया गया था। अगला आपका प्रश्न है साथियों, अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो लाइक सब्सक्राइब जोरदार कर देना साथियों। आप हमें सपोर्ट कीजिए, मैं आपके सपोर्ट में हमेशा खड़ा रहूँगा साथियों। तो आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार भारतीयों को कितने भागों में बांटा गया था शुरुआत में? तो आपका 4 वर्ग था, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी था साथियों, जो कि आप लोग पढ़े होंगे। ओके साथियों, आगे देखते हैं। और अगला आपका प्रश्न है प्रश्न संख्या 32। 32 का कहना क्या है साथियों? 32 है, भारतीय संविधान द्वारा राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन करने, नाम बदलने एवं नए राज्यों का निर्माण करने का अधिकार किसे प्रदान किया गया है? मतलब नाम बदलना है ना, नाम चेंज करना है, राज्य बनाना है, इन सभी का आपका किसको दिया गया है आपका अधिकार? तो आपका अधिकार सांसद और विधायक को दिया गया। किसको? सांसदों और विधायकों को दिया गया है, सांसदों को दिया गया। ओके साथियों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा। तो लाइक सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिए साथियों। आगे देखते हैं, राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपना प्रतिवेदन भारत सरकार को कब दिया था? तो भारत सरकार को अपना रिपोर्ट दिया था कब? 1956 में। कब दिया था? 1956 में अपना रिपोर्ट दे दिया था। ओके साथियों, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं साथियों, अगला आपका प्रश्न निकल के आता है, क्या है? 34 नंबर प्रश्न कहता है साथियों, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय संघ में कितने इकाई यानी कि राज्य थे? तो कुल 28 राज्य थे साथियों। कब? तो 1947 के समय भारत में कुल 28 राज्य थे। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगला आपका क्या है? ध्यान से समझना सभी प्रश्नों को। अगर आपको किसी भी प्रश्न का आंसर पता है तो कमेंट में बताते चलिएगा। राज्य पुनर्गठन अधिनियम लागू होने के बाद भारत को 2 इकाइयों में विभाजित किया गया। ये निम्नलिखित में से कौन कौन था? तो पहला आपका राज्य बनाया गया, दूसरा केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। और आज भारत में कुल 28 राज्य प्लस 8 केंद्र शासित प्रदेश है। कितना? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। ओके, उम्मीद करता हूँ आप सभी को कि समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ जाते हैं, है ना। अगला प्रश्न आपका निकल के आता है, राज्य बारों को भारतीय संघ में शामिल करने की जिम्मेदारी किसे सौंपी गई थी? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को, जो कि भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे और भारत के प्रथम गृह मंत्री भी थे। कौन थे? उप प्रधानमंत्री, साथ में गृह मंत्री भी थे साथियों। आगे देखा जाए, अगला आपका प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री मैंने अभी बताया सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रथम प्रधानमंत्री थे साथियों। साथ ही साथ प्रथम गृह मंत्री भी थे, है ना। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद निर्मित भारत सरकार में गृह मंत्री किसको बनाया गया था प्रथम बार? तो सरदार पटेल को ही बनाया गया था। किसको बनाया गया था? सरदार पटेल को। ओके साथियों, आगे अपना देखिए प्रश्न क्या निकल के आता है। प्रश्न संख्या 39, भारत में लौह पुरुष किसको कहा जाता है? तो लौह पुरुष आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही कहा जाता है। किसको? सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। और आपका आयरन यानी कि लौह, है ना, महिला लौह स्त्री किसको कहा जाता है? तो इंदिरा गांधी को, यानी कि आयरन लेडी किसको कहते हैं हम लोग? इंदिरा गांधी को कहते हैं। आगे देखते हैं और अपना अगला प्रश्न बहुत ही बेस्ट निकल के आता है साथियों। 40 नंबर प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस रियासत के शासक को निजाम कहा जाता है? तो निजाम किसके शासक को कहा जाता है? तो हैदराबाद के शासक को हम लोग क्या कहते हैं साथियों? निजाम कहते हैं। क्या कहते हैं? निजाम कहते हैं। अगला आपका प्रश्न है साथियों, क्या है अपना अगला प्रश्न? हैदराबाद भारत का संघ में, हैदराबाद का भारतीय संघ में विलय कब हुआ था? तो आपका हैदराबाद का भारतीय संघ में जो विलय हुआ था साथियों, डेट था 1948। कब था? 1948। और जम्मू कश्मीर में का आपका 1947। कब?
आपका जम्मू कश्मीर का 47 में हुआ था। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगला आपका निकल के आता है, क्या निकल के आता है, तो मणिपुर का भारतीय रियासत में आपका कब भारतीय संघ में उसको कब विलय किया गया, तो आपका 1948 में। कब? 1948 में भारतीय संघ में आपका मणिपुर को और हैदराबाद को मिलाया गया, दोनों को। आगे देख लेते हैं, अगला आपका प्रश्न निकल के आता है, किस रियासत के राजा को प्रधानमंत्री कहा जाता था? तो किस रियासत के राजा को प्रधानमंत्री कहते थे? तो जम्मू कश्मीर के राजा को। और यहाँ का प्रधानमंत्री कौन था? तो क्या था? अब्दुल्ला था। कौन था? खान अब्दुल्ला। ओके साथियों, आगे बढ़ जाते हैं और देखते हैं अपना अगला प्रश्न है। क्या कहता है प्रश्न कि जम्मू कश्मीर का भारतीय रियासत में कब विलय हुआ था? तो भारतीय रियासत में जम्मू कश्मीर का विलय 1947, है ना, 1947 में आपका हुआ था विलय। आगे देख ले, अगला आपका प्रश्न निकल के आता है, क्या निकल के आता है? अगला आपका प्रश्न जो कहता है, जम्मू कश्मीर का भारतीय संघ में विलय पत्र, विलय किस शर्त पर हुआ था? जम्मू कश्मीर का जो विलय हुआ था किस शर्त पर हुआ था? तो जम्मू कश्मीर के स्वायत्तता को लेके। किसको स्वायत्तता? मतलब जब सरदार पटेल को ये जिम्मेदारी दी गई थी कि सभी को, देश रियासत को आपको क्या करना है, तो भारतीय संघ में शामिल करना है। जब सरदार वल्लभ भाई पटेल गए जम्मू कश्मीर से बात करने, उस समय राजा हरि सिंह थे। कौन थे? हरि सिंह। कौन थे? हरि सिंह। इन्होंने कहा भैया कि हम न मिलेंगे, और जब नहीं मिले तो बाद में चल के क्या हुआ साथियों, तो जब नहीं मिलने का बात किया गया तो पाकिस्तान अटैक कर देता है, और इससे पाकिस्तान से बचने के लिए भारत के विलय पत्र पर राजा हरि सिंह सिग्नेचर कर देते हैं और मिल जाते हैं। और मिलने का शर्त रखा जाता है कि जम्मू कश्मीर के स्वायत्तता की बात की गई थी, मतलब जम्मू कश्मीर स्वतंत्र रहेगा, आप में शामिल होते हुए भी इसका अपना संविधान रहेगा और अपना इसका क्या रहेगा, झंडा भी रहेगा, जिस कारण जम्मू कश्मीर का संविधान 1957 में लागू हुआ था। कब हुआ था? 1957 में लागू हुआ था साथियों, है ना। आगे देख लेते हैं, अगला आपका प्रश्न निकल के आता है, भारतीय क्या निकल के आता साथियों, आपका प्रश्न क्या कहता है, तो प्रश्न का कहना है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जम्मू कश्मीर को भारत में स्वायत्तता प्रदान की गई थी साथियों? तो वो अनुच्छेद थे धारा 370। क्या था? धारा 370, जिसको मोदी जी के द्वारा 2019 में, कब? तो 2019 में हटा दिया गया। अब जम्मू कश्मीर को किसी भी प्रकार का क्या नहीं दिया गया, तो स्वायत्तता नहीं प्रदान की गई है। अगला आपका 47वां प्रश्न निकल के आता है, आंध्र आंदोलन की मुख्य मांगे क्या थी? तो आंध्र आंदोलन की मुख्य मांगे थी भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना करना, है ना। और सबसे पहले इस राज्य की स्थापना भाषा के आधार पर हो भी गई थी। तो आंध्र प्रदेश का स्थापना किस आधार पर हुआ था साथियों? भाषा के आधार पर। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को मज़ा आ रहा होगा आज के इस लेक्चर में। तो आप सभी को वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, जोरदार अपने सेशन को शेयर कर देना साथियों। अगला आपका प्रश्न निकल के आता है, क्या कहता है आपका प्रश्न साथियों, एक बार देखें और गौर से देखेंगे, वीडियो को ध्यानपूर्वक देखते रहे, समझते रहे, सीखते रहे। भाषा के आधार पर बनने वाला भारत का प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश ही था, जो कि मैंने आपको ऊपर ही बताया है। अगला आपका प्रश्न है, भाषा के आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य आंध्र प्रदेश, इसका निर्माण कब हुआ था? तो आपका 1952 में हुआ था। कब हुआ था? 1952 में। 53 में आपका राज्य पुनर्गठन का स्थापना हुआ। 56 में रिपोर्ट प्रकाशित हुआ। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को बहुत मजा आ रहा होगा आज के सेशन में। भाषाई आधार पर राज्यों के गठन आयोग का क्या नाम था? तो राज्य पुनर्गठन आयोग, जिसके अध्यक्ष कौन थे? न्यायमूर्ति फजल अली थे। ओके साथियों, अगला आपका प्रश्न है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम लागू होने के बाद निम्नलिखित में से किसे केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत नहीं रखा गया था? तो किसको नहीं रखा गया था? तो आपका ये जो दिल्ली है, हिमाचल प्रदेश, ये सभी को नहीं, आपका मद्रास को नहीं रखा गया था। किसको नहीं रखा गया था? मद्रास को केंद्र शासित प्रदेश में नहीं रखा गया था।
अगला आपका प्रश्न है, बम्बई राज्य को विभक्त करके बांट करके किन दो राज्य की स्थापना हुई थी? तो आपका गुजरात और महाराष्ट्र का। किसका? गुजरात और महाराष्ट्र का 1960 में। कब? 1960 में। आपका 1960 में 1960 में आपका राज्य पुनर्गठन आयोग के द्वारा बम्बई राज्य को बांट के महाराष्ट्र और गुजरात की स्थापना की गई थी। अगला आपका प्रश्न है, महाराष्ट्र एवं गुजरात राज्य की स्थापना 1960 कब हुआ था? 1960। आशा और उम्मीद के साथ कहता हूं कि आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगला आपका प्रश्न है, नागालैंड राज्य का निर्माण कब हुआ था? तो आपका 1963 में। कब हुआ था? 1963। हरियाणा का आपका आगे हम लोग देख लेते हैं क्या? तो आपका पंजाब को विभक्त करके, है ना, 1966 में पंजाब को विभक्त कर किस राज्य का निर्माण हुआ था? तो पंजाब के साथ हरियाणा बन गया था। क्या बन गया था? हरियाणा राज्य का निर्माण हुआ था। हरियाणा का निर्माण कब हो गया? 1966 में। कब हो गया साथियों? 1966 में। अगला आपका प्रश्न निकल के आता है कि हिमाचल प्रदेश का निर्माण कब हुआ? तो हिमाचल प्रदेश का निर्माण जो हुआ था आपका 1971 में। कब हुआ था हिमाचल प्रदेश? 1971। अगला आपका प्रश्न निकल के आता साथियों, प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? तो 1857 को भारतीय संग्रामों का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम माना जाता है ना। 1857 में मंगल पांडे को इसी आंदोलन के दौरान फांसी दी गई थी। आप सभी को पता होगा, नहीं पता होगा तो अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे। जब हम लोगों का लेक्चर होगा 1857 की क्रांति, उस समय हम लोग अध्ययन करेंगे। ओके, आगे देखते हैं। अगला, राज्य पुनर्गठन आयोग के किस विषय में, राज्य पुनर्गठन आयोग के विषय में कौन सा कथन असत्य है? तो कौन सा कथन गलत है साथियों? तो इसके रिपोर्ट के आधार पर 1966 में राज्यों का पुनर्गठन किया जाने लगा था, अधिनियम पारित हुआ था। ऐसा नहीं है साथियों, 1956 में था। ये डेट 1956 रहता तो बाकी सब सही होता। बाकी 3 ऑप्शन आपका सही है। आगे देखा जाए, अभी भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो भारत में कुल 28 राज्य है, प्लस में आपका 8 केंद्र शासित प्रदेश भी है। आशा करता हूं कि आप सभी को मज़ा आ रहा होगा आज के इस प्यारे से लेक्चर में। तो दबा करके लाइक शेयर कर दीजिए साथियों। भारत में कुल कितने संघ शासित प्रदेश हैं? तो अभी वर्तमान में 8 हैं, बताया ही मैंने आपको ऊपर, है ना। भारत में विविधता में एकता किसने बताई है? तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और पंडित जवाहरलाल नेहरू की याद में हम लोग चिल्ड्रन डे मनाते हैं, यानी कि बाल दिवस। मैकमोहन रेखा कहाँ है? तो मैकमोहन रेखा भारत के अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ? भारत के अरुणाचल प्रदेश में, जो कि भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा है। किसके? भारत और चीन के। अगला, कश्मीर के पश्चिमी भाग में महाराजा हरि सिंह के खिलाफ बगावत किसने कर दिया था? तो मुसलमानों ने बगावत कर दिया था हरि सिंह के खिलाफ। और हरि सिंह जम्मू कश्मीर के राजा हुआ करते थे। अगला आपका प्रश्न निकल के आता है क्या? तो कश्मीर के भारत में विलय पत्र पर किसने सिग्नेचर किया था? तो राजा हरि सिंह ने। क्यों? कि यही वहाँ का राजा था। कब किया था? तो 1947 में, है ना। आगे देखा जाए, सीमांत गांधी के नाम से किसको जाना जाता है? तो सीमांत गांधी के नाम से साथियों आपका खान अब्दुल गफ्फार खां को जाना जाता है। किसको? खान अबुल गफ्फार खां को जाना जाता है। अगला आपका प्रश्न है, ब्रिटिश भारत में राजबारों की संख्या कितनी थी? तो 565 देशी रियासतों की संख्या थी, या फिर राजबारों की संख्या 562 थी, जिसको भारतीय संघ में मिला के अभी वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश के रूप में विभक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, आज़ादी की घोषणा के बाद निम्नलिखित में से किस रियासत ने भारतीय संघ में विलय से इनकार दिया था? तो जम्मू कश्मीर इनकार दिया था। ऐसे इनकारा तो था आपका कौन? हैदराबाद, है ना। हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, हैदराबाद, जम्मू एंड कश्मीर, है ना, जम्मू एंड कश्मीर। उसके बाद आपका जूनागढ़,
ये सब भी क्या किया था, तो नकार दिया था। आगे देख लेते हैं। अगला आपका है झारखंड एवं छत्तीसगढ़। झारखंड, छत्तीसगढ़ एवं उत्तराखंड राज्य कब बना था, तो 2019 में। कब बना, सॉरी 2000 ईस्वी में। कब, 2000 ईस्वी में आपका झारखंड, छत्तीसगढ़ एवं उत्तराखंड राज्य बना था। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। आगे आपका देखा जाए प्रश्न, अगला प्रश्न है, भारत को निम्नलिखित भारत को अपनी स्वतंत्रता के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी, ये कथन किसका था, तो ये कथन था के.एम. मुंशी का। किसका, के.एम. मुंशी का। ये बात हकीकत भी थी कि अपनी स्वतंत्रता के लिए हम लोगों को लाखों हजारों की संख्या में कुर्बानी देनी पड़ी थी, है ना। अगला आपका प्रश्न निकल के आता है, क्या निकल के आता है साथियों, कि सांप्रदायिक निर्माण की घोषणा किसने किया था। सांप्रदायिक निर्माण की घोषणा जो है इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने किया था। रैमजे मैकडोनाल्ड ने। ओके, अगला आपका प्रश्न है, वह कौन सी अतिवादी था जिसने गांधी जी की हत्या कर दी थी, गोली मार दिया था, तो वह था नाथूराम गोडसे। क्या था, नाथूराम विनायक गोडसे, है ना। और नाथूराम गांधी जी को क्या किया था, तो गोली मार के खुद को शेर समझ रहा था। अरे चोट्टा कहीं का, अगर तोरा मारना ही था तो मोहम्मद अली जिन्ना को मारता, अगर तोरा मारना ही था तो लॉर्ड माउंटबेटन को मारता, जिससे भारत का क्या नहीं हो पाता, तो विभाजन नहीं हो पाता। लेकिन चोट्टा मार दिया किसको, गांधी जी को मार दिया, और खुद को शेर समझ रहा था कि हम गांधी जी को मार दिए। रे चोट्टा कहीं का, बहुत खत्म आदमी था ये। कौन, गोडसे। अगर तो ओकरा अंदर समझदारी होता तो किसको मारता, मोहम्मद अली जिन्ना को मारता, नहीं तो किसको मारता, मारना चाहिए था उसको, लॉर्ड माउंटबेटन को, जिससे भारत का विभाजन नहीं होता। ब्रिटिश सरकार किस अधिनियम के द्वारा एवं किस वर्ष भारत शासन अपने हाथ में ले लिया था, है ना, अपने हाथ में लिया, तो आपका सही उत्तर निकल के आ जाएगा साथियों। क्या निकल के आ जाएगा, तो आपका किस अधिनियम के द्वारा आपका ले लिया था, तो आपका किस अधिनियम के द्वारा अपने हाथ में ले लिया था, तो ये आपका एक बार आंसर देख लेंगे साथियों। अगला आपका निकल के आता है, क्या भारत का विभाजन निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा हुआ, तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत हुआ साथियों। अगला आपका निकल के आता है साथियों, क्या निकल के आता है, तो आपका सही उत्तर निकल के आ जाएगा, निम्नलिखित में से किसने प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू को शपथ दिलाया था, तो लॉर्ड माउंटबेटन। क्योंकि 1947 के समय भारत का वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ही था, और प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाते हैं, तो राष्ट्रपति दिलाते हैं। और उस समय राष्ट्रपति के पद पर, मतलब राष्ट्रपति के समान पद पर वायसराय था, ठीक है, तो यही दिलाया था लॉर्ड माउंटबेटन। और राष्ट्रपति का पद जो है 1950 में आया था। ओके, आगे बढ़ जाते हैं और अपने अगले प्रश्न को देख लेते हैं। भारत की संविधान सभा का गठन किस योजना के द्वारा किया गया था, तो कैबिनेट मिशन। ये मिशन कब आया था, तो 1946 में, है ना, 1946 में। और भारतीय संविधान में 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक, दूसरा बैठक 11 को, और तीसरा बैठक 13 दिसंबर 1946 को रखा गया था। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा। जम्मू कश्मीर का राजा कौन था साथियों, तो जम्मू कश्मीर का राजा कौन था, आपका हरि सिंह था। और उसका प्रधानमंत्री कौन था साथियों, तो शेख अब्दुल्ला उसका प्रधानमंत्री था। अगला प्रश्न आपका निकल के आता है, जम्मू कश्मीर का संविधान कब लागू हुआ, तो 1957 में लागू हुआ। 1957 में, कब, 1957। आयरन लेडी के नाम से किसको जाना जाता है, तो आयरन लेडी के नाम से इंदिरा गांधी को जाना जाता है। और आयरन मैन के नाम से किसको जाना जाता है, तो सरदार पटेल को, है ना, सरदार पटेल को, एसपी पटेल को जाना जाता है साथियों। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। ताशकंद समझौता कब हुआ था, तो ताशकंद समझौता 1966 में हुआ था। क्योंकि 1965 में आपका
पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था और इसी दौरान ताशकंद समझौता के दौरान ही तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का निधन हो गया था और 1962 में चाइना से युद्ध हुआ। 1971 में फिर से दोबारा पाकिस्तान से युद्ध, फिर से इसको देखा जाए 1962 चाइना युद्ध, 1965 पाकिस्तान युद्ध, 1966 में समझौता ताशकंद समझौता, 1971 में आपका फिर से युद्ध हुआ, जिसके कारण 1972 में शिमला समझौता, कब 1972 में शिमला समझौता हुआ था। अगला और लास्ट प्रश्न आज की सेशन का, 1962 में भारत के किस पड़ोसी देश के साथ युद्ध हो गया था? तो चीन के साथ। किसके साथ? चीन के साथ। आशा और उम्मीद के साथ कहता हूँ साथियों कि आज का ये लेक्चर आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत पसंद आया होगा। तो आप सभी चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी को अपने प्यारे से फ्रेंड में वीडियो शेयर कर देना है। और आप सभी को किस विषय का आप सभी को लेक्चर चाहिए ये हमें कमेंट में बता सकते हैं। और मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।